अब सवाल ये है कि ये डिसाइड कैसे हुआ कि इस डॉलर को, इस अमेरिका को ही कैशियर बना दो और डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी बना दो। इसका बॉस कौन होगा, ये डिसाइड करता कौन है? स्पेन दुनिया का सुपर पावर के तौर पर होता था। स्पेन का एम्पायर उस वक्त अमेरिका और यूरोप में सबसे बड़ा एम्पायर। इस कंपनी का व्यापार पूरी दुनिया में फैल गया। डच गिल्डर को सबसे ट्रस्टेड करेंसी माना गया। अब 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में बारी आई फ्रेंच लीवर की। 1794 तक फ्रांस की करेंसी लीवर ही मानी जाती थी। मान लो भारत को सऊदी अरब से तेल खरीदना है, तो क्या अरब भारत से पेमेंट इंडियन करेंसी मिलेगा? नहीं। ब्रिटेन का एम्पायर इतना बड़ा था कि कहा जाता था द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज के बारे में जो आपकी रोजी रोटी, पेट्रोल के प्राइस और दुनिया की पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा डॉलर गिरा तो मार्केट टूट गया, क्रूड ऑयल महंगा हो गया या फिर स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमी और रिजर्व करेंसी का खेल है, इसका असली स्क्रिप्ट लिखता कौन है? कौन डिसाइड करता है कि किस देश के पास दुनिया का रिमोट कंट्रोल होगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये रिजर्व एनर्जी और रिजर्व करेंसी का कंसेप्ट शुरू कहां से हुआ? चलिए जानते हैं बड़े इंटरेस्टिंग और आसान भाषा में। इस सफर में आपको लेकर चलता हूं एक कहानी के अंदर, जहां इस कहानी में है वॉर, पैसा, तेल और एक शतरंज का बड़ा खेल, जिसमें हर कंट्री एक मोहरे की तरह चलती है। सबसे पहले समझते हैं रिजर्व करेंसी होती क्या है। दोस्तों, रिजर्व करेंसी एक ऐसी ट्रस्टेड करेंसी है जिसमें दुनिया भर के ट्रेड होते हैं और जिसे सब कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व में अपने पास स्टोर करके रखते हैं। जैसे आज सब कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व में यूएस डॉलर्स रखते हैं और लगभग दुनिया की सारी ट्रेड डॉलर से ही की जाती। मान लो भारत को सऊदी अरब से तेल खरीदना है, तो क्या अरब भारत से पेमेंट इंडियन करेंसी मिलेगा? नहीं। क्या अरब भारत से बोलेगा कि पहले आप अपनी करेंसी को हमारी करेंसी रियाल में कन्वर्ट कराओ कहीं एक्सचेंज से और फिर हमें पेमेंट करो रियाल में? नहीं, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि क्यों भारत और सऊदी अरब आपस में अपनी करेंसी में डील नहीं कर सकते। तो मान लो भारत सऊदी अरेबिया से 100 बैरल ऑयल खरीदता है और पेमेंट 10,000 पर बैरल के हिसाब से डिसाइड होती है, तो ये टोटल हो जाते हैं लगभग 10 लाख इंडियन रुपए। अब सऊदी अरेबिया भारत से रुपीज एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरब रुपीज लेकर अपने घर जाकर खुद तो यूज कर नहीं सकता, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो रियाल में चलती है। तो रुपी उनके लोकल मार्केट में काम नहीं करेगा, तो उनके काम का नहीं है। तो सऊदी अरेबिया को रुपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो वो डॉलर में कर ले क्योंकि उनके यहाँ डॉलर भी काफी चलता है, या अपनी लोकल करेंसी रियाल में कर ले। तो मान लेते हैं कि वो डिसाइड करता है कि इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हम आगे व्यापार कर ले। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। तो जिस दिन डील हुई, मान लो उस दिन एक्सचेंज पर रेट था 80 रुपए एक डॉलर का। सऊदी अरेबिया को मिले 10 लाख रुपए के, यानी $12,500 कन्वर्ट करके। अब कल को अगर रुपी गिर गया, भारत का जो पैसा है वो उसका रेट गिर गया, मान लो एक यूएस डॉलर 100 रुपए के बराबर हो गया, तो वहीं पे 10 लाख रुपए सिर्फ 10,000 यूएस डॉलर बनेगा। मतलब सऊदी अरेबिया को $2,500 का सीधा सीधा नुकसान हो गया। अब ये तो था एक छोटा सा एग्जांपल। अब आप इसी को एक बड़े स्केल पे, एक पूरी कंट्री के लेवल पे जब डील्स होती हैं उसके तौर पे देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान बैठता है। तो इसीलिए ये नुकसान ना हो, हर देश एक रिलायबल करेंसी चुनता है जिसके रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट ना करते हैं, जो रिलायबल हो गया। हाँ भाई, आज नहीं तो आज से साल 2 साल में भी ये ऐसे ही रहेगा, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। इसीलिए दोनों एक तीसरी करेंसी यूज करते हैं जो स्टेबल हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, और आज के टाइम पे वो है यूएस डॉलर्स। आज दुनिया का 60% से ज्यादा ट्रेड सिर्फ डॉलर्स में होता है। मतलब अगर दुनिया एक बाजार है तो उस बाजार का कैशियर अमेरिका है। अब सवाल ये है कि ये डिसाइड कैसे हुआ कि इस डॉलर को, इस अमेरिका को ही कैशियर बना दो और डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी बना दो। इसका बॉस कौन होगा, ये डिसाइड करता कौन है? तो इसका सीधा जवाब है, अगर आज की कंडीशन के हिसाब से देखें तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक और G7 कंट्रीज का ग्रुप, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान है, ये मिलकर पूरी दुनिया में सिर्फ एक करेंसी में ट्रेड करते हैं, जो कि है अमेरिकी डॉलर। लेकिन असली सच ये है कि इन इंस्टीट्यूशंस के पीछे हमेशा अमेरिका का प्रेशर होता है। मतलब फ्रंट पर आपको दिखाई देता है ग्लोबल कॉपरेशन, यानी सब कॉपरेट कर रहे हैं, पर असल में ये एक तरह का पावर गेम है जिसमें एक देश अपनी कुर्सी मजबूत करता है और डंडे के दम पर दूसरों से भी अपनी बात मनवाता है।
एक तरह से कहा जा सकता है कि जिसका डंडा जिस समय ज्यादा मजबूत रहा और जिसने पूरी दुनिया में ट्रेड की, अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाया, उसने अपना सिक्का चलवाया, अपनी करेंसी को एक रिजर्व करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कराया पूरी दुनिया से। लेकिन ये डॉलर हमेशा से किंग नहीं था। रिजर्व करेंसी की हिस्ट्री एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, छोटी छोटी एम्पायर्स और उनकी करेंसी से लेकर आज तक। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। आपको जाना होगा 16th सेंचुरी में स्पेन दुनिया का सुपर पावर के तौर पर होता था। स्पेन का एम्पायर उस वक्त अमेरिका और यूरोप में सबसे बड़ा एम्पायर था। स्पेनिश सिल्वर कॉइन्स, जिसे पीसेस ऑफ 8 भी कहा जाता था, दुनिया की पहली ग्लोबल करेंसी बनी। स्पेन की नेवी बहुत पावरफुल थी और उनकी कॉलोनीज दुनिया भर में थी। यानी अगर आप 16th सेंचुरी में एशिया, अफ्रीका, यूरोप कहीं भी कोई ट्रेड करते हैं तो पेमेंट स्पेनिश सिल्वर से होता था। स्पेन की एक करेंसी लगभग 17th सेंचुरी की स्टार्ट तक खूब चली, लेकिन उसके बाद स्पेन ज्यादा वॉर्स में फंस गया और इतना डेट ले लिया कि उनकी ताकत धीरे धीरे कम होती चली गई। वहीं दूसरी तरफ डच और ब्रिटिश बिजनेसमैन और ट्रेडर्स धीरे धीरे उठने शुरू हो चुके थे। 17th सेंचुरी की स्टार्ट में नीदरलैंड्स यानी डच लैंड एक छोटा देश हुआ करता था, लेकिन डच के ट्रेडर्स ने एक ग्लोबल कंपनी बना ली थी जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोला गया। डच भाषा में इसको VOC के नाम से भी जाना जाता था। इसके थ्रू उन्होंने पूरे ट्रेड सिस्टम को कंट्रोल किया। शुरुआत मसाले यानी स्पाइसेस से हुई और देखते ही देखते इस कंपनी का व्यापार पूरी दुनिया में फैल गया। और इस समय डच गिल्डर जैसे आज डॉलर है, इसी तरह डच गिल्डर हुआ करता था। डच गिल्डर को सबसे ट्रस्टेड करेंसी माना गया और इनकी कैपिटल एम्स्टर्डम उस वक्त दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल बन चुकी थी। अब 18th सेंचुरी की शुरुआत में बारी आई फ्रेंच लिवर की। 1794 तक फ्रांस की करेंसी लिवर ही मानी जाती थी। फ्रांस एक बड़ा यूरोपियन पावर था और उसके कॉलोनीज अफ्रीका और अमेरिका तक में थे। फ्रांस के मिलिट्री और कॉलोनीज की वजह से उनका पैसा वाइड स्प्रेड हुआ, पूरी दुनिया में व्यापार के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन ज्यादा टाइम टिक नहीं पाया क्योंकि फ्रांस रिवॉल्यूशन और वॉर्स के चक्कर में फंस गया और वीक पड़ता गया। अब 19th सेंचुरी आते आते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य काफी फैला लिया था। 19th सेंचुरी की शुरुआत से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 तक पाउंड स्टर्लिंग दुनिया का बॉस रहा, यानी कि स्टर्लिंग को एक रिजर्व करेंसी माना गया। ब्रिटेन का एम्पायर इतना बड़ा था कि कहा जाता था द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटेन की एम्पायर पर कोई ना कोई जगह ऐसी जरूर होती थी जहां सूरज उगा ही रहता था। ब्रिटेन का नेवल पावर और ग्लोबल ट्रेड मोनोपोली था, कोई इनके सामने उस टाइम नहीं टिकता था। पूरी दुनिया में कोई भी व्यापार होता तो ब्रिटिश स्टर्लिंग नहीं होता। लंदन एक ग्लोबल फाइनेंस हब बन चुका था और स्टर्लिंग को गोल्ड स्टैंडर्ड का माना जाने लगा, यानी एक तरह से सोने से स्टर्लिंग की तुलना होती थी। पहले वर्ल्ड वॉर 1 होने की वजह से और फिर वर्ल्ड वॉर 2 होने की वजह से ब्रिटेन बिखर चुका था, उसकी इकोनॉमी वीक पड़ने लगी, पूरा यूरोप बिखर गया। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ और डॉलर को ऑफिशियली दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया गया, क्योंकि जब ब्रिटेन गिर रहा था, जब ये वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, तो अमेरिका उस समय भी अपने हथियार बेच रहा था, पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहा था, यानी कि कुल मिलाकर ब्रिटेन गिर रहा था और अमेरिका उठना शुरू हो गया था। और ब्रिटेन के इस गिरने का फायदा अमेरिका ने पूरी तरह से उठाया। उसने पूरी दुनिया में अपने डॉलर को बॉस बना दिया और इस समय तक अमेरिका के पास दुनिया का 70% गोल्ड रिजर्व था, यानी सोना था। और उस दिन से डॉलर बिकेम किंग और आज तक भी डॉलर ही चलता आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये बदलने जा रहा है और चाइना अब दुनिया का किंग बनता जा रहा है। इसके ऊपर आप मेरी ये वाली वीडियो देखेंगे तो चाइना का पूरा खेल समझ पाएंगे। तो जिसका सिक्का चलता है, यानी जिसका रिजर्व करेंसी होती है, वो लगभग पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। जब चाहे वो किसी भी कंट्री पर सैंक्शंस लगा सकता है कि आप हमारा डॉलर यूज नहीं कर सकते हो, और डॉलर नहीं यूज होगा तो वो देश किसी और देश से साथ व्यापार कैसे करेगा, क्योंकि सामने वाले देश को तो पेमेंट डॉलर में ही चाहिए और डॉलर आप इस्तेमाल कर नहीं सकते तो आप व्यापार कर नहीं पाओगे। इसलिए अमेरिका बाकी देशों को जब चाहे ब्लैकमेल करता है, जब चाहे सैंक्शंस लगाता है, और इसीलिए इनको दुनिया का सबसे बड़ा बुली भी कहा जाता है, क्योंकि हर देश को चलने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, यानी तेल, गैस वगैरह। अब सब कंट्रीज के पास तो अपने तेल के कुएं हैं नहीं, तो उन्हें वो दूसरों से खरीदना पड़ता है और वो डील होगी डॉलर में ही। इसीलिए डॉलर अगर चाहिए तो अमेरिका से दब के रहना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका की इसी मोनोपोली को रशिया और चाइना ऑलरेडी तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो आपस में जितनी भी डील्स कर रहे हैं वो सब अपनी करेंसी में कर रहे हैं, ना कि डॉलर में। और आज की डेट में करेंसी की मोनोपोली दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है और दुनिया के काफी देशों में अब एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, डी डॉलराइजेशन, यानी कि कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व में
डॉलर को रखना कम कर देंगी और किसी दूसरी कंट्री की करेंसी में ट्रेड शुरू होगी, तो सभी देश उस करेंसी को ज्यादा रखना चाहेंगे, ना कि डॉलर को, जिसमें ब्रिक्स देशों की भूमिका बहुत बड़ी रही है और चाइना एक बड़ा गेम प्लान कर रहा है। अब कौन अगला राजा होगा, ये खेल शुरू हो चुका है और इसका इम्पैक्ट सीधा आपके जेब के नोट और पेट्रोल पंप के मीटर पर होता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये है दुनिया की असली शतरंज। और कौन होगा इसका अगला बादशाह, कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है। जय हिंद।